जी अस्सलाम वालेकुम। ओके, लास्ट लेक्चर में हमने जो क्राउड्स मेथड था उसको डिस्कस किया था कि क्राउड्स मेथड पहले क्या है, वो वर्क किस तरह से करता है, और फिर हमने उसके बाद उसकी जो वर्किंग स्कीम थी वो डिस्कस की। सबसे पहले कि क्राउड्स मेथड हमने देखा कि जैसे है ये भी फैक्टराइजेशन मेथड ही, ए के फैक्टर्स हम यूज़ करते हैं, ए के दो फैक्टर्स यूज़ करते हैं, एल एंड यू, where L is low triangular matrix and U is unit upper triangular matrix। इन दो वेक्टर्स के अकॉर्डिंगली अब देखा कि इस सिस्टम को हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें ये अननोन्स चाहिए। वो अननोन्स क्राउड्स ने जो यहाँ पे कंप्यूटेशन स्कीम दी है, उस कंप्यूटेशन स्कीम को यूज़ करते हुए हम इजीली उसको उन अननोन्स को कंप्यूट कर सकते हैं। उस कंपटीशन स्कीम के अकॉर्डिंगली हमने इसको लास्ट लेक्चर में ऑब्जर्व किया, एक दफ़ा फिर रिकॉल कर लेते हैं कि स्कीम में जो डिफ़ाइन किया गया है वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास सिस्टम है उस सिस्टम का आगमेंटेड मैट्रिक्स जो है वो डिफ़ाइन करें। उस आगमेंटेड मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली पैरेलल एंट्रीज, उन एंट्रीज के पैरेलल हम एक मैट्रिक्स डिफ़ाइन करें, उसको डीएम से डिनोट कर रहे हैं, डिराइव्ड मैट्रिक्स है। डिराइव्ड मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो अननोन एंट्रीज के इक्वल होंगी। फर्ज करें हमारे पास 3/3 अगर हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, मीन के 3 इक्वेशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 12 अननोन्स आ जाएंगे। हमने उसके अकॉर्डिंगली उसको सॉल्व किया। अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो 4/4 का, मीन्स के 4 इक्वेशंस अगर हमारे पास आ जाती हैं, तो उन 4 इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो अननोन्स हैं वो 20 अननोन्स हो जाएंगे। 4 उनके अकॉर्डिंगली जो अननोन्स है वो 20 हो जाएंगे। अब उन 20 अननोन्स को हमने फाइंड करना है, उनको सॉल्व करना है। सिमिलरली 5/5, 6/6 या कोई भी नंबर ऑफ इक्वेशंस आ सकती हैं। तो जो स्कीम है वो ये कह रही है कि पहले उसका आगमेंटेड मैट्रिक्स डिफाइन करें, उस आगमेंटेड मैट्रिक्स के पैरेलल एक मैट्रिक्स डिफाइन करें, उसको डीएम से डिनोट कर रहा है और वो डिराइव्ड मैट्रिक्स है। उस डिराइव्ड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा होगा, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो ट्रायंगुलर एंट्री सॉरी डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज से नीचे जो एंट्रीज हैं वो तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल की एंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगी, जबकि डायगोनल से ऊपर जो एंट्रीज हैं वो एंट्रीज जो हैं वो यू की एंट्रीज को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगी। और जो लास्ट कॉलम होगा उसमें वो वाई की एंट्रीज को, जो कॉलम वेक्टर वाई हमने सपोज किया हुआ है, लेट किया हुआ है, उसकी एंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन एंट्रीज को फाइंड करके हम यू एक्स इज इक्वल टू वाई उस सिस्टम को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये फाइंड किस तरह से करने हैं, उसके लिए जो स्कीम थी, क्राउड्स ने जो स्कीम डिफाइन की थी, वो स्कीम यहाँ पे एक दफ़ा उसको फिर रिकॉल कर लें। उस स्कीम के अकॉर्डिंगली वो ये कहता है कि भाई आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, डिराइव्ड मैट्रिक्स, इसका फर्स्ट कॉलम जो है, ये जो ऑक्सिलरी मैट्रिक्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है आपके पास, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की जो फर्स्ट कॉलम है वो एज इट इज़ इससे रिप्लेस हो जाएगा कि ये एंट्रीज उन एंट्रीज के इक्वल होंगी एज इट इज़। ये एंट्रीज हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगी। उसके बाद हमने कहा कि ये जो फर्स्ट हमारे पास कॉलम आएगा, इस फर्स्ट कॉलम को कंप्यूट करने के बाद हमारा टारगेट है ये जो फर्स्ट रो, इसको कंप्यूट करना है। इस फर्स्ट रो को कंप्यूट करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट कॉलम है इसकी राइट साइड पे जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं फर्स्ट रो की वो कंप्यूट करनी है। तो उसके लिए उसने कहा कि जो आपके पास एगमेंटेड मैट्रिक्स है उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, उन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हम डिवाइड करेंगे। ये जो फर्स्ट रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है, इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से हम इन एंट्रीज को डिवाइड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को। तो ये हमारे पास रो की एंट्रीज आ जाएंगी। रो की एंट्री जिस टाइम भी आएंगी, जिस टाइम भी हम जो भी रो कंप्यूट कर रहे हैं, उसके लिए उसकी जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उस लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड जरूर करना है। इसके लिए फर्स्ट रो के लिए हमने लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड कर दिया इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई। पहले फर्स्ट कॉलम कंप्लीट किया, देन फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब जो सेकंड कॉलम की रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कंप्यूट करेंगे। तो इनको कंप्यूट करने के लिए उसने क्या कहा था कि भाई आपके पास जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में, उन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो। किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करना है?
भाई ये जिस रो और जिस कॉलम में ये एंट्रीज हैं, उस रो और कॉलम की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये आपने एगमेंटेड मैट जो सॉरी ड्राइव्ड मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। इसकी इनकी प्रोडक्ट, इस डिराइव्ड मैट्रिक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है इनकी मल्टीप्लीकेशन जो है उसको मल्टीप्लाई करके आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये आपके पास सेकंड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। L32 के लिए आपने क्या करना है कि भाई ये जो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है A32, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके कॉलम की जो फर्स्ट एंट्री है U12 और इसकी रो की जो फर्स्ट एंट्री L31, ये जो कंप्यूट कर ली हुई है आपने ऑलरेडी, इनकी जो प्रोडक्ट है उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सेकंड कॉलम हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड कॉलम कंप्लीट करने के बाद हमारा टारगेट अब सेकंड रो को कंप्यूट करना है। तो सेकंड रो के लिए आपने क्या करना है कि भाई आपके पास जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज है, अब रो की बारी आ गई है, तो रो के लिए आपने इससे जरूर डिवाइड करना है जो डायगोनल एंट्री, लेकिन किस टाइम डिवाइड करेंगे, पहले इसके लिए रो के लिए हमने क्या करना है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है उस कॉलम और उसकी जो रो की फर्स्ट एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर U23 की बारी है रिमेनिंग एंट्रीज के लिए, तो भाई ये जिस कॉलम और जिस रो में है उसकी जो फर्स्ट एंट्रीज की प्रोडक्ट है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, और साथ में ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इससे डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास सेकंड रो कंप्यूट हो गई। अब सेकंड रो कंप्लीट की है तो अगेन थर्ड कॉलम जो है उसकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कंप्यूट करेंगे। थर्ड कॉलम की रिमेनिंग एंट्री जितनी भी हैं उनको किस तरह हमने कंप्यूट करना है कि भाई आपने जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स में, उनमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस कॉलम और उस रो की जो कंप्यूटेड एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट के सम को। ठीक है ना, जो आपने उस कॉलम और उस रो में जो एंट्रीज कंप्यूट कर ली हुई हैं उनकी जो इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट का मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज अपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मल्टीप्लाई होंगी, मीन कि इस रो की फर्स्ट एंट्री कॉलम की फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, रो की सेकंड एंट्री कॉलम की सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। ये इनर प्रोडक्ट का मतलब है। तो उसकी जो इनर प्रोडक्ट है उसका जो सम आएगा उस इनर प्रोडक्ट के सम को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से थर्ड कॉलम के लिए। थर्ड कॉलम कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड कॉलम कंप्लीट करने के बाद अगेन थर्ड रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज है अब हम वो कंप्यूट करेंगे। तो थर्ड रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज है अगर हमने उनको कंप्यूट करने हैं तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास वो जिस रो या जिस कॉलम में है वो एंट्री, उस रो या उस कॉलम की जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उनकी जो इनर प्रोडक्ट आएगी उसकी जो इनर प्रोडक्ट का सम है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से, और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से उसकी कॉलम और रो की जो एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद साथ में उस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उस लीडिंग डायगोनल एंट्री से उसको डिवाइड भी कर देंगे। तो ये हमारे पास थर्ड रो कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली आगे फर्ज करो फोर्थ रो हो, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे फोर्थ रो भी है, तो फोर्थ रो के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे कि भाई वो जिस रो और जिस कॉलम में है उसकी उस कॉलम और उस रो की जो एंट्रीज हैं उसके लिए जाहिर है फोर्थ कॉलम के लिए वो थ्री एंट्रीज आ जाएंगी। उन थ्री एंट्रीज की इनर प्रोडक्ट को हम लेके सम उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और फोर्थ रो की बारी आ जाएगी तो इनर प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करने के साथ जो उसकी जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे हम साथ में डिवाइड भी कर देंगे। फर्ज करो मैं यहाँ पे शॉर्ट सी एक एग्जांपल आपको जो है इसके लिए इसकी 4/4 अगर फर्ज करो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ जाता है, तो उस 4/4 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सिंपल सी जो एग्जांपल है वो कंसीडर करूँगा पहले, उसके पैरेलल हम इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे वो देखते हैं। फर्ज कर लो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन जो है वो हमारे पास आ जाता है से 2x माइनस वाई प्लस 3z, इसको इस तरह लिखने की बजाय इसको इस तरह करते हैं 2s माइनस वाई एस टी 3u
और v इज इक्वल टू 7s प्लस t माइनस 2u प्लस 5 v इज इक्वल टू 10 3s प्लस 2t प्लस 5v is equal to 14 and 2s minus 2t minus 40 plus 2u is equal to यहाँ पे साथ में प्लस u भी कर लो, चलो प्लस v इज इक्वल टू 20 ये कर लेते हैं। अगर हमारे पास इस तरह 4/4 के लिए है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जो हमारे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स है, हम इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स अगर डिफाइन करें तो इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स हमारे पास ये डिफाइन हो जाएगा 2 -1 3 4 and 7 1 1 -2 5 and 10 3 2 4 and 5 and 14 here 2 सर वो 4 की जगह 1 नहीं आएगा क्योंकि u का कोएफिशिएंट 1 है। ओके यस वो u है, सॉरी वन आ जाएगा, ये 1 and 5 and this one 14 and here 2 -4 2 and 1 and here 20 अब ये हमारे पास इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया है। मैं इसके पहला लग रही यहाँ पे हम इसको करते हैं, इसका हमने ड्राइव्ड मैट्रिक्स अगर मैं डीएम से उस चीज को रिप्रेजेंट करूं, सॉरी वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा 2 1 3 2। अब जो फर्स्ट रो की हमारे पास जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं, फर्स्ट रो की रिमेनिंग एंट्रीज के लिए वो क्या कह रहा है कि भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है उसको आप जो डायगोनल लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे डिवाइड कर देंगे हम साथ में। तो लीडिंग डायगोनल एंट्री से अगर हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -1/2 बन जाएगा, -1/2। नेक्स्ट जो है वो 3/2, 4/2 जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा एंड 7/2। सेकंड, अब फर्स्ट रो हमने कंप्लीट कर ली, जो हमारे पास सेकंड कॉलम है उसकी जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कंप्यूट करने के लिए कहते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं हमारे पास, इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कॉलम और उस रो की जो लीडिंग डायगोनल एंट्रीज हैं, फर्स्ट डायगोनल एंट्रीज हैं, उनकी प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो हमने वन के लिए, इस वन के लिए ये एंट्री हमने कंप्यूट करनी है। इस एंट्री को कंप्यूट करने के लिए जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इसकी कॉलम और इस रो की जो इनर प्रोडक्ट है वो -1/2 के इक्वल आ जाएगी। उस -1/2 को हम 1 में से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा। यहाँ पे 1/2 और 1/2 सिमिलरली इस एंट्री में से हमने कंप्यूट करने हैं। तो हमारे पास 2 है, 2 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 आ जाएगा। इस -3/2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 अगेन। लास्ट एंट्री -4 है। -4 को कंप्यूट करने के लिए हमने क्या करना है कि ये जो एंट्री है इसको इस एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे इस एंट्री से, तो ये हमारे पास 2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, उस -1 को हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस -1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस -4 में से। तो -1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -4 को, सॉरी -1 को, तो हमारे पास ये -3 रह जाएगा, डेट इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास -3 आ गया। अब सेकंड रो जो है, सेकंड कॉलम कंप्लीट कर लिया, तो सेकंड रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उनको कंप्यूट करने हैं। रिमेनिंग एंट्रीज के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये वाली एंट्रीज हैं, हमने इन एंट्रीज को ट्रीट करना है। रो की बारी है तो रो के लिए हमने वही कि भाई जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं उन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है पहले तो वो जो एंट्री है उसके कॉलम और उस रो की जो फर्स्ट एंट्रीज की प्रोडक्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में उसकी जो डायगोनल एंट्री है, लीडिंग डायगोनल एंट्री, उससे हम साथ डिवाइड भी कर देंगे उसको। तो इसके लिए 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है -2 में से, तो 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 ही हमारे पास रहेगा। इस 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 ही रहेगा। उस 3/2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस -2 में से। -2 में से 3/2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास -7/2 आ जाएगा। उस -7/2 को हमने डिवाइड करना है इस 1/2 से, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -7 हमारे पास रह जाएगा आंसर -7। सिमिलरली ये 5 है, इस 5 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसकी मल्टीप्लीकेशन, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2, उस 2 को हम 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 को हम इस 1/2 से साथ में डिवाइड करेंगे। 3 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो इट्स मीन्स कि ये हमारे पास 6 बन जाएगा। हमारे पास ये आंसर जो है 6 हो जाएगा, ये 6। 10 है लास्ट, इस 10 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन। 7/2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7/2 ही रहेगा, उसको 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 7/2 को, तो हमारे पास ये 20 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा 13/2। 13/2 हमारे पास रह गया। उस 13/2 को इस 1/2 से डिवाइड करेंगे लीडिंग डायगोनल एंट्री से, तो हमारे पास 13 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 13। ये हमने सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब अगेन हमारा टारगेट है इस थर्ड कॉलम को कंप्लीट करना। थर्ड कॉलम को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं इन कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को हमने ट्रीट करना है, इनमें से सब्ट्रैक्ट करना है किस चीज़ को, कि भाई हमारे पास फर्ज करो हम ये वाली एंट्री फाइंड करने लगे हैं, तो इसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। हमने क्या करना है कि ये एंट्री जिस कॉलम और जिस रो में है, ये कॉलम और इस रो की एंट्रीज की इनर प्रोडक्ट लेंगे, उसका सम लेंगे और उसको इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 में से। तो उसके लिए हम इसकी और इसकी इनर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 9/2 एंड -7/2, तो ये हमारे पास 2/2, 1 हमारे पास रह जाएगा। उस 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये जो हमारे पास एंट्री है दिस 1 में से, ये हमारे पास 3 × 3 9/2 एंड -7/2, 2/2 1 को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारे पास आ गया आंसर 0। यहाँ पे आंसर आ गया 0, ये हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ये जो एंट्री है इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये जो हमने एंट्रीज कंप्यूट की हैं इनकी और ये जो रो की एंट्रीज हैं इनकी इनर प्रोडक्ट को उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए 2 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एंड
प्लस 21, तो ये हमारे पास 23 बन जाएगा। उस 23 को इस 2 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो -21 रह जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो ये हमारे पास -21 ये आ गया। हमने थर्ड कॉलम कंप्लीट कर लिया। अब हमने इस थर्ड रो को कंप्लीट करना है। थर्ड रो को कंप्लीट करने के लिए आपके पास, हमारे पास यहाँ पे अब ये 0 आ गया डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डायगोनल एंट्री पे, ये डायगोनल एंट्री पे हमारे पास 0 आ गया। हम इस 0 से जिस टाइम इसको सॉल्व करेंगे, इससे नेक्स्ट एंट्री कुछ भी आएगी, यहाँ पे जो भी एंट्री आ रही है उसको इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से हमने डिवाइड भी करना है। इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से जिस टाइम हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगी। ये वाली हमारे पास जो एंट्रीज हैं इस पोजीशन पे हमारे पास ये अनडिफाइन हो जाएगी। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से ये तो प्रॉब्लम कर जाएगा। इट्स मीन्स कि ये हमने रफली, मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की थी, उस रफली एग्जांपल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे तो इन्फिनिटी आ गया है, इससे आगे ये चलेगी नहीं। इट्स मीन कि उसका सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, जो हमने सिस्टम पीछे कंसीडर किया है उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो हमारे पास पर्टिकुलर इस तरह का केस आ गया। मैं कहता हूँ फर्ज करें हमने यहाँ पे 0 की बजाय हमारे पास यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, मैं फर्ज करो उसको 0 की बजाय 1 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे फर्ज कर लो, अगर हमारे पास फर्ज करो यहाँ पे 0 ना आता, ये तो भी पर्टिकुलर इस तरह का केस आ गया है ना। फर्ज कर लो यहाँ पे हमारे पास 0 की बजाय आपके पास यहाँ पे से 2 आ गया, चले 2 हमारे पास आ रहा था। तो फिर अब हमने इस एंट्रीज को, इन एंट्रीज को कंप्यूट करना था। मैं फिर इसको लेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, अदरवाइज इस सिस्टम के लिए तो यहाँ पे 0 आया हुआ है, वो तो फेल हो जाएगा मेथड उसके अकॉर्डिंगली। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है, फर्ज करें मैं कहता हूँ यहाँ पे हमारे पास 2 आया होता, तो फिर हमने इस 4x4 के लिए किस तरह इसको कंसिडर करना है। हमारे पास ये एंट्रीज कंप्यूट करनी है रो के अकॉर्डिंगली है, तो रो के अकॉर्डिंगली आपके पास ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, हमने इन एंट्रीज में से पहले तो सब्ट्रैक्ट करनी है इनर प्रोडक्ट। आपके पास आपने ये एंट्री जो है, इस एंट्री के लिए आपके पास ये जो एंट्री आ रही है, आपने इस एंट्री में से सब्ट्रैक्ट करना है ये जो आपके पास इस कॉलम और इस रो की ये जो एंट्रीज हैं इनकी इनर प्रोडक्ट को, और साथ में ये जो डायगोनल एंट्री है इस डायगोनल एंट्री से डिवाइड भी करेंगे। तो उसके लिए पहले हम इसको इनकी इनर प्रोडक्ट अगर हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, इस एंट्रीज की और इन एंट्रीज की इनर प्रोडक्ट लेते हैं, तो 3 × 2 6 एंड 1/2 × 6 जो है ये हमारे पास 3 बन जाएगा। 6 + 3 9। इस 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस 5 में से, 5 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 को, तो हमारे पास -4 बच जाएगा। उस -4 को हम इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब सिमिलरली ये एंट्री फाइंड करनी है, तो भाई ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हम इस कॉलम और ये जो रो की एंट्रीज हैं, इन रो की एंट्रीज की हम इनर प्रोडक्ट लेंगे 3 एंड 1/2 से, और इनर प्रोडक्ट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा उसको इस 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है, इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से हम इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो इनर प्रोडक्ट लेंगे, 3 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दो की और इन दो की इनर प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी है। 3 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21/2 एंड 13/2, 21/2 एंड 13/2 जो हमारे पास ये आ जाएगा 34/2, ये 17 हो जाएगा। 17 को 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो हमारे पास -3 रह जाएगा। उस -3 को हमने इस 2 से डिवाइड भी करना है, तो -3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये -3/2 हमारे पास रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू -3/2। हमने थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली। अब अगेन जो मैंने 4/4 के लिए आपको कंसीडर किया था कि हमारे पास ये एंट्री आ गई है, तो भाई इसके लिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है फर्स्ट कॉलम को, अब हमने इस फोर्थ कॉलम को कंप्लीट करना है। फोर्थ कॉलम को कंप्लीट करने के लिए ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री है, इस कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये जो उस कॉलम और उस रो की जो एंट्रीज हैं उनकी इनर प्रोडक्ट को हमने सेपरेट कर देना है कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री में से। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी और इस कॉलम की इनर प्रोडक्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो 2 × 2 4, 4 - 18, ये हमारे पास -14 रह जाएगा, -14 एंड +42, 42 में से -14 जाएंगे 28,
28 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है इस 1 में से। इस 1 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास -27 रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू -27। अब हमने फोर्थ कॉलम भी कंप्लीट कर लिया। फोर्थ कॉलम के बाद इस फोर्थ रो को हमने कंप्लीट करना है, उसके लिए ये एंट्री हमारे पास रह रही है। इस एंट्री को कंप्यूट करने के उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री ये 20 है। रो की बारी आ गई है, तो रो के लिए हमने क्या करना है कि भाई इस एंट्री के ये जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास कॉलम और ये जो रो की एंट्रीज हैं, इनसे पहले तो हम इनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे और उसको इस 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साथ में ये जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है इसे डिवाइड भी कर देंगे हम। तो इनर प्रोडक्ट पहले फाइंड करेंगे, 2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 एंड 7 -39, ये हमारे पास -32 रह जाएगा। एंड -32 के बाद हमारे पास जो है ये बन जाएगा +63, +63/2 है, और उधर हमारे पास रह रहा है 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 64, और उधर हमारे पास था 63। तो ये हमारे पास -64 है एंड +63 है, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/2। उस -1/2 को अब इस 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस 20 में से हम -1/2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास वो +1/2 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास 41/2, 41/2 को साथ हमने डिवाइड करना है इस लीडिंग डायगोनल एंट्री से। तो ये हमारे पास बन जाएगा 41/54। ये हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली आ गई। मैंने ये रफली ये सारी कैलकुलेशंस की हैं, इनमें हो सकता है कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो, लेकिन मेन टारगेट था आपको ये डिफाइन करना कि हमारे पास ये जो आगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इस आगमेंटेड मैट्रिक्स से हमने ये जो डिराइव्ड मैट्रिक्स है ये किस तरह से कंप्यूट करना है। जैसे ही आपके पास आपके पास कॉलम की बारी आएगी, तो कॉलम के लिए आपने फर्स्ट कॉलम के लिए तो एज इट इज ही कंप्यूट करनी है, ठीक है ना। फर्स्ट रो के लिए उसको लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड कर लिया, सेकंड कॉलम के लिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से भाई उसकी उस रो और कॉलम की जो एंट्रीज हैं, फर्स्ट एंट्रीज उनकी प्रोडक्ट को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। देन सेकंड रो की बारी आ जाएगी तो सब्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करके कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से साथ में हमने जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे डिवाइड भी कर देना है। तो ये सेम कॉलम और रो के लिए हमने ये स्कीम जो है वो डिफाइन की है। आप इससे रिलेटेड जो एक दो एग्जांपल्स और कोई प्रैक्टिस के लिए करोगे तो आपको ये जो मेथड है ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्राउड्स मेथड के अकॉर्डिंगली हमने 4/4 के लिए भी जो कैलकुलेशंस है वो कर ली हैं। इससे नेक्स्ट जो है हमारा टारगेट, अब इससे नेक्स्ट जो मेथड है चुलस्की मेथड, उस पर है। ओके, ये क्राउड्स मेथड के अकॉर्डिंगली हमने सॉल्व की हुई थी। चुलस्की मेथड में वो कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम फैक्टराइजेशन मेथड में जैसे किया है ये भी फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन ये किस तरह से वर्क कर रहा है, इसमें वो कह रहा है हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, वी कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज ax is equal to b, where a is the coefficient matrix, x is the constant term, variable term matrix, and b is the constant term matrix, column vector, this one. So for this matrix here we can take a as l into l transpose। अगर आप यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करो, हमने इससे पहले जितने भी मेथड्स थे डॉल्टॉज और क्राउड्स मेथड, उनके लिए जो हमने स्कीम में जो हमने फैक्टर्स लिए हैं ए के, वो एल एंड यू लिए थे। एल एंड यू मीन के जो लेफ्ट पे हम मैट्रिक्स ले रहे थे एल, वो लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे थे, और यू जो था वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। यहाँ पे भी ये एल ट्रांसपोज जो है ये आप इसको एज ए यू भी ट्रीट कर सकते हो ना, है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही, क्योंकि ये जिस टाइम एल हमारे पास लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगा, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो ऑफ कोर्स वो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा।
वो ऑटोमेटिकली अंडर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा। बस वहां पे ये था कि हमारे पास जनरल कोई भी वो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता था या कोई सिंपल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो सकता था। लेकिन यहाँ पे जो हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले रहे हैं वो इस लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे हैं। वो वाला मैट्रिक्स जो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बनता है वो वाला मैट्रिक्स कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो एल कंसीडर कर रहे हैं ये यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, बल्कि ये हमारे पास सिंपल एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है इसके लिए कंडीशन। क्योंकि अगर इसके लिए भी यूनिट लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगा और उसका ट्रांसपोज लेंगे तो यहाँ पे भी फिर 1 1 1 डायगोनल पे आ जाएंगे और यहाँ पे भी 1 1 1 डायगोनल पे आ जाएंगे। जिस टाइम हम उनको कंपेयर करेंगे तो वो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए ये सिंपल हमारे पास कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, हम उसका ट्रांसपोज लेंगे, यू जो है वो एज ए ट्रांसपोज ऑफ एल हम कंसीडर कर रहे हैं, ये भी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही बनेगा आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे जो हम ए के फैक्टर्स ले रहे हैं, ए के जो हम फैक्टर्स पिक कर रहे हैं वो एल एंड एल ट्रांसपोज पिक कर रहे हैं चुलस्की मेथड के लिए जो हमने फैक्टराइजेशन यूज की। ओके, फॉर दिस सिस्टम 1 ax is equal to b becomes this one L transpose x is equal to b. Again L transpose x is a column vector, हमारे पास x कॉलम वेक्टर है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स उसे मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट साइड से, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास एक कॉलम वेक्टर ही रहेगा। हमने उसको y से डिनोट कर दिया, लेट L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y, देन दिस सिस्टम बिकम्स Ly इज इक्वल टू b। अब हमने पहले इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे, Ly इज इक्वल टू b, तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे y की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इस x के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें जस्ट ये L चाहिए, L की एंट्रीज चाहिए, क्योंकि जिस टाइम L की एंट्रीज हमें मिल जाएंगी तो हम उसी का ही ट्रांसपोज लेंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि x के लिए हमें जस्ट उसका ट्रांसपोज चाहिए उस मैट्रिक्स का। u के कोफिशिएंट्स हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो l के कोफिशिएंट्स के पैरेलल ही हमें मिल रहे हैं वो वाली एंट्रीज जो हैं। तो इट्स मीन्स कि हमें जस्ट ये 6 अननोन्स इसमें चाहिए, चुलस्की मेथड में हमें जस्ट ये 6 अननोन्स चाहिए। ये 6 अननोन्स मिल जाएंगे तो उनके अकॉर्डिंगली हम इसको y को सॉल्व कर सकते हैं। जिस टाइम y मिल जाएगा तो l का ट्रांसपोज लेके y के अकॉर्डिंगली हम इस x को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फाइंड किस तरह से करने हैं, जैसे डाल्टन्स मेथड में हमने कहा था कि भाई इसको कंपेयर कर लेंगे, सिंस a इज इक्वल टू l इंटू एल ट्रांसपोज, तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे और a के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने से हमारे पास ये जो सिस्टम बन जाएगा राइट साइड पे, हम इसको जिस टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ए स्क्वायर ए बी ए डी, ए बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी डी प्लस सी ई ए डी, बी सी प्लस सी बी डी प्लस सी ई एंड डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। अब आप इसमें जो पॉइंट था मेन टॉप इसमें चुलस्की मेथड में जो मेन पॉइंट है वो ये है कि चुलस्की मेथड हमें सिर्फ उस सिस्टम को सॉल्व करके देगा जिस सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक होगा। क्यों कि हम ये राइट साइड पे अगर देखें तो ये जो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स बन रहा है इसको हम कंपेयर करेंगे और ये कोफिशिएंट्स के साथ कंपेयर करके इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यूज इनको कंपेयर करके फाइंड करेंगे। हमारे पास तो ये जो मैट्रिक्स बन रहा है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन एनी मैट्रिक्स होल a square matrix whose transpose is equal to itself is called a symmetric matrix. It means कि ये जो राइट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स है हम इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो इस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा, हमारे पास इसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा इसका ट्रांसपोज। तो ये इट्स मीन्स कि ये इक्वल है लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स के। तो अगर राइट साइड पे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो वो जिस मैट्रिक्स के इक्वल है वो खुद भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो मैट्रिसेस इक्वल उसी टाइम होंगे जिस टाइम उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल होंगी। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होने का मतलब है कि भाई राइट साइड पे अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो लेफ्ट साइड पे भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जो चुलस्की मेथड है, चुलस्की मेथड के लिए फिर जो हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना जरूरी है, अदरवाइज चुलस्की मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकता जिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा तो
तभी हम चुलस्की मेथड वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यही चीज़ स्टार्ट में भी ये चीज़ लिखी थी मैंने, इसलिए कि एंड पे पहले ये चीज़ डिफाइन कर दूं फिर आपको वो डिफाइन करूं। यहाँ पे उसने डिफाइन कर दिया हुआ है, कंसिडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन which can be written in matrix form as ax is equal to b where a is a real symmetric matrix। A is a real symmetric matrix के जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो उसमें रियल एंट्रीज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, और साथ में हमारे पास वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो तभी हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चुलस्की मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे A21 जो है एंट्री ये A12 एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, A13 एंट्री जो है ये A31 एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, A23 एंट्री जो है ये A32 एंट्री के इक्वल होनी चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वहां पे हम इसको चुलस्की मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये इसमें इसका की पॉइंट है चुलस्की मेथड का कि भाई ये वहां पे एप्लीकेबल है जहाँ पे उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा होगा। जिस टाइम ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स अब देखो यही सही हम इस चीज को कह सकते हैं ना, फर्ज करें अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है तो हमारे पास ये राइट साइड पे हम यहाँ से फर्स्ट एंट्री से फर्ज करो हम बी की वैल्यू निकालते हैं वो कुछ और आ जाएगी, सेकंड एंट्री के अकॉर्डिंगली फाइंड करते हैं तो वो कुछ और आ जाएगी। इस तरह तो नहीं हो सकता ना, बी तो कोई एक नंबर यहाँ पे हमारे पास आ सकता है ना, तो बी के अकॉर्डिंगली हम इसको वैल्यूज उस टाइम फाइंड कर सकते हैं, ए बी सी डी की वैल्यू जिस टाइम ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा होगा। We can find the elements of matrix L by comparing these elements, then we can solve system 3 and at the end we can solve L transpose x is equal to y के पहले हम कंपेयर करके यहाँ से ये जो L के कोफिशिएंट्स हैं एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। उनकी वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम इसको सिस्टम 3 को पहले सॉल्व करेंगे और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे और फिर एट द एंड L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y इस सिस्टम को सॉल्व करके x की वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लेंगे हम। ये चुलस्की मेथड की एग्जांपल यहाँ पे इसमें वो कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 4x plus 10y plus 8z is equal to 44, 10x plus 26y plus 26z is equal to 128, 8x plus 26y plus 61z is equal to 214, which can be written in matrix form as ax is equal to b where a is this coefficient matrix and x is the variable terms column vector x y and z and b is the constant terms column vector। इसमें एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहूँगा आप लोगों को, आपने ये पिक करना है कि हो सकता है फर्ज कर लो हमारे पास यही सिस्टम है, यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो सेकंड इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन फर्स्ट पोजीशन पे लिखी हो और फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है ये सेकंड पोजीशन पे रिप्रेजेंट की हुई है, तो इसका मतलब आप फर्ज करो उस सिस्टम का आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन करते हो, आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन करके वहां से आप देखते हो कि जी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पे चुलस्की मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, नहीं, ये आप मिस्टेक करोगे। आपने ये देख लेना है कि क्या इक्वेशंस को इंटरचेंज करने से जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कहीं हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा। इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है आप ये देख लो कि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की रोज को आपस में इंटरचेंज करने से ये मैट्रिक्स जो है ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा। अगर रोज को इंटरचेंज करने से आपस में या कॉलम्स को इंटरचेंज करने से वो मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाता है, तो इट्स मीन कि आप उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को चुलस्की मेथड के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। अगर वहाँ पे आप उसको लेकिन ये ध्यान में रहे कि प्रोसेस एक करना होता है, ठीक है ना, कि आप वहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे पहले आप रोज को इंटरचेंज करो फिर कॉलम्स को इंटरचेंज कर दो। आप ये देख लो कि क्या यहाँ पे एक्स वाई जी या वाई एक्स जी या जी एक्स वाई जी वाई एक्स किसी के अकॉर्डिंगली कॉलम इंटरचेंज करने का मतलब है कि जी पहले आ जाए इस फर्स्ट पोजीशन पे, जहाँ पे एक्स या वाई में से कुछ आ जाए, नेक्स्ट थर्ड वेरिएबल आ जाए,
इससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता ना हमारे पास। हमने ये तो इनिशियल लेवल पे भी ये चीज़ ऑब्जर्व की हुई है कि इक्वेशंस को इंटरचेंज करने से इक्वेशन के सोल्यूशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप इस इक्वेशन को पहले लिख देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को बाद में लिख देंगे, सोल्यूशन सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्वेशंस के सोल्यूशन सेट सेम ही रहेगा। इक्वेशंस को इंटरचेंज करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये आपने इनिशियल 9th-10th लेवल पे भी आपके पास जो लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना अगर वहाँ पे किया हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई इक्वेशंस को इंटरचेंज करें तो सोल्यूशन सेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सोल्यूशन सेट तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई सिस्टम दिया हुआ है, आपने उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन किया और उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली आप देख रहे हो जी ये तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स ही नहीं बन रहा, तो आप ये देख लो, मेक श्योर कर लो कि क्या कहीं पे उसमें रोज को इंटरचेंज करने से वो मैट्रिक्स जो है वो कहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है तो इसका मतलब वहाँ पे चेलेस्की मेथड एप्लीकेबल है। आप अगर डायरेक्ट वहाँ पे लिख देते हो चेलेस्की मेथड इज नॉट एप्लीकेबल, रीजन बिकॉज दिस कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये रीजन वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगी। आप पहले मेक श्योर कर लो कि ये किसी वे से भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रहा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो फिर आप वहाँ पे ये बोल सकते हो कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस पे चेलेस्की मेथड जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। ये मेक श्योर कर लेना है उसके बाद। और अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है तो फिर वहाँ पे चेलेस्की मेथड एप्लीकेबल है। तो फिर आपने करना है सेम भाई, आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिफाइन करो, एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर लो। और रिप्रेजेंट करने के बाद हम यहाँ पे लेट करेंगे A is equal to L into L transpose, where L is Lord triangular matrix and L transpose is the transpose of that Lord triangular matrix. अब सिस्टम जो है हमारे पास L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू B, इसमें हमने कहा कि लेट कर लो L ट्रांसपोज X जो है वो Y के इक्वल है, where Y is equal to Y1 Y2 Y3 you can say, and system 2 becomes Ly is equal to B. अब सॉल्व करने के लिए पहले सिस्टम 3 को दैट एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई को हमें एल की एंट्रीज चाहिए। एल की एंट्रीज कंप्यूट करने के लिए हम इसको कंपेयर करेंगे, सेल्फ ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। यहाँ से हमने राइट साइड पे इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स से हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री जो है उनको कंपेयर करेंगे, उनको कंपेयर करके हम इनके अकॉर्डिंगली यहाँ से वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। वो वैल्यूज फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। अब उस ए की वैल्यू 2 के लिए इसको आप सेकंड एंट्री को कंपेयर करोगे, ए बी को 10 से कंपेयर करोगे और ए की वैल्यू 2 उससे डिवाइड करोगे 10 को, तो बी की वैल्यू 5 आ जाएगी। बी की वैल्यू 5 आ गई, सिमिलरली डी की वैल्यू 4 आ गई। हमने नेक्स्ट जो है वो सी की वैल्यू फाइंड की, वो हमारे पास 1 बन जाएगी। ई की वैल्यू हमने फाइंड की, वो हमारे पास 6 आ जाएगी एंड एफ की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर, एलिमेंट्स को कंपेयर करके हमने ये जो एंट्रीज हैं 6 अननोन एंट्रीज ये फाइंड कर ली हैं, ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू, इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। तो अब सिस्टम 2 जो हमारे पास था एल वाई इज इक्वल टू बी, इसको सॉल्व करेंगे। एल वाई इज इक्वल टू बी में एल की वैल्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स है लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो हमने डिफाइन कर लिया, वाई हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से सिंपल वो गॉस एलिमिनेशन वाला कॉन्सेप्ट, हमारे पास 3 इक्वेशन बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशन से हम फॉरवर्ड पहले y1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमने फाइंड की, वो हमारे पास 22 आ जाएगी। फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से सेकंड इक्वेशन में y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो y2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 18 आ जाएगी। देन ये y1 और y2 की वैल्यू जो थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y3 की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 6। ये y3 की वैल्यू 6 आ गई। सिंस L ट्रांसपोज x इज इक्वल टू y की वैल्यूज हमारे पास 22 18 एंड 6 आ गई। एल ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया, x का हमें वेरिएबल कॉलम वेक्टर है उसको सॉल्व करने, तो उसके अकॉर्डिंगली इसको अगेन या इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 3 फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस 5y प्लस 4z इज इक्वल टू 22, y प्लस 6z इज इक्वल टू 18 एंड 3z इज इक्वल टू 6। थर्ड इक्वेशन से पहले z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास z की वैल्यू 2 आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, सिंप्लीफाई किया तो y की वैल्यू 6 आ गई। z और y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की और इसको सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू हमारे पास -8 आ गई। ये x, y और z की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली।
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूज करते हुए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली, सॉरी, चलस्की मेथड के अकॉर्डिंगली। चलस्की मेथड में हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जो हमारे पास मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो फिर हम ए को लेट करेंगे, ए इज इक्वल टू एल इंटू एल ट्रांसपोज। अब एल इंटू एल ट्रांसपोज के अकॉर्डिंगली हमने उसको मल्टीप्लाई करके वहां से एल की जो अननोन एंट्रीज है 6, वो अननोन एंट्रीज फाइंड करनी। 6 अननोन एंट्रीज फाइंड करने के बाद सिस्टम जो था वो एल वाई इज इक्वल टू बी था, उसको सॉल्व किया। एल वाई इज इक्वल टू बी के अकॉर्डिंगली इस सिस्टम को सॉल्व करने के बाद हमने ये बैक फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यूज फाइंड की। y की वैल्यूज फाइंड करनी तो एल ट्रांसपोज x इज इक्वल टू वाई, इस सिस्टम को यूज करते हुए हमने x को सॉल्व कर लिया, जो वेरिएबल थे उनकी वैल्यूज को सॉल्व कर लिया। ये हमारे पास चलस्की मेथड है। यहाँ पे आपके पास सामने जो है ये क्लास असाइनमेंट के वर्क के तौर पे एक क्वेश्चन जो है वो डिफाइन किया हुआ है। इस क्वेश्चन को आपने चलस्की मेथड से अभी सॉल्व करना है, और इसको अभी सॉल्व करके आपने, मैं यहाँ पे MS Teams पे क्लास असाइनमेंट के नाम से एक असाइनमेंट अभी जनरेट कर रहा हूँ। उस असाइनमेंट की जगह पे उस पर मैं टाइम लिमिट इसके लिए लगा रहा हूँ, होपफुली 30 मिनट्स इनफ है। 30 to 35 मिनट्स का टाइम जो है वो आपको दे रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका जो सोल्यूशन है उसकी PDF बना के आपने और अभी अपलोड करनी है MS Teams पे यहीं पे। और इस क्लास असाइनमेंट के आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्विज फर्स्ट क्विज तो आपका होना नहीं है, उसके चांसेस भी नहीं है। तो आपके ये जो क्लास असाइनमेंट है, इससे ऑनवर्ड आगे भी बाकी क्लासेस में भी जाहिर है साथ साथ जो हम कर रहे हैं उसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, लेकिन इस क्लास असाइनमेंट को आपने सीरियसली लेना है और इसको अटेम्प्ट करना है, सॉल्व करना है। हाँ, इसमें ये चीज नहीं है कि आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन गलत हो जाता है तो मैं उसको 0 मार्क्स या एज इट इज, नहीं, मैंने आपकी अटेम्प्ट देखनी है, जो आपने अटेम्प्ट की हुई है। उसमें किसी ने एग्जैक्ट कर लिया तो उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे, अगर किसी की कोई उसमें मिस्टेक भी हो जाती है या बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत है लेकिन उसने अटेम्प्ट की कोशिश की है तो उसके मार्क्स उसको मिलेंगे, कंप्लीट नहीं लेकिन उसके पैरेलल उसको मार्क्स मिलेंगे। मैंने आपकी अटेम्प्ट देखनी है। इसमें आप इसको आपने बिल्कुल सीरियसली लेना है, क्लास असाइनमेंट को सॉल्व करोगे और अभी इसका सॉल्यूशन जो है वो आपने अटेम्प्ट करके और अपलोड करना है। इसके बाकायदा जो मैं कैटेगरी डिफाइन करूंगा, आपकी वेटेज कैटेगरी, उसमें क्लास असाइनमेंट की कैटेगरी जो है वो डिफाइन करूंगा और उसमें इसके मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। इसके भी वैसे ऑनवर्ड बाकी लेक्चर्स में भी आपको क्लास असाइनमेंट के तौर पे वर्क जो है वो दिया करूंगा और आपने वो उसको करना है क्लास के दौरान ही। तो इसको आप अभी क्वेश्चन को जो है वो नोट कर लो। आप क्वेश्चन को नोट कर लेते हो तो मैं उसके बाद जो है अभी मैं स्क्रीन पे इसकी एक असाइनमेंट जनरेट कर देता हूँ, उस पर टाइम लिमिट मैं अभी लगा दूंगा। आपने वहाँ पे इसको अभी अपलोड भी करना है। क्वेश्चन पहले आप नोट कर लो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कर लो, फिर मैं वहाँ पे क्लास असाइनमेंट जनरेट करूंगा। आपको फिर ये रिप्रेजेंट नहीं होगा क्वेश्चन जो है।
हेलो। जी भाई, किसी का क्वेश्चन है कोई बच्चे? किसी का क्वेश्चन है भाई? सर एक बार क्वेश्चन फिर डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके जी, मैं 1 मिनट कर रहा हूँ बस। मैं उसको अभी अपलोड भी कर रहा हूँ, 1 से 2 मिनट तक आपको अपलोड भी कर देता हूँ, लेकिन चलें आप अभी तब तक एक दफ़ा देख लो उसको। सॉरी, ये है। सर कुछ स्टूडेंट्स जॉब फेयर पे अभी गए हुए हैं, तो वो आज क्लास नहीं अटेंड कर रहे। वो कह रहे हैं कि इसमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगी उनके लिए। नहीं, उनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है भाई, क्लास के टाइम पे नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप। कोई रिलैक्सेशन नहीं है उनके लिए। सर वो इंटरव्यू दे रहे हैं जॉब फेयर में। बाद में देखेंगे इस चीज़ को, फिलहाल अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये तो बाकी क्लासेज में भी ऐसे ही होगा। मैं बाकी क्लासेज में ये आगे क्लास असाइनमेंट दूंगा, अब वो वही करेगा जो क्लास में मौजूद होगा।
सर क्वेश्चन दोबारा डिस्प्ले कर दें। बच्चे मैं 1 मिनट अपलोड कर रहा हूँ, इसको क्यों इतना टाइम लग रहा है नोट करने में? जल्दी से नोट कर लो, क्योंकि मैंने वो असाइनमेंट साइन करनी है असल में ना। वेट जस्ट, वेट, ये क्वेश्चन नहीं है भाई, ये है। जी भाई, नोट कर लिया क्वेश्चन? कोई रह तो नहीं रहा नोट करने वाला? मैं इसको स्टॉप कर दूं अदरवाइज। जी सर, क्वेश्चन नोट हो गया। ओके।
असाइनमेंट मैंने असाइन कर दी है भाई, वो आपको शो हो जाएगी इस एमएस टीम्स पे, तो आपने वहाँ पे इसको सॉल्व करके और अपलोड करना है जल्दी से। कोशिश करो 15 मिनट तक और मैक्सिमम 15 मिनट तक इसको अपलोड कर दो वहाँ पे भाई। मेरे ख्याल में इतनी लेंथी नहीं थी वैसे ही। सर ये ग्रेडेड असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट 2 की जगह काउंट होगी? नहीं, ये असाइनमेंट 2 की जगह अकाउंट नहीं होगी। इस क्लास असाइनमेंट की मैं कैटेगरी उसमें जनरेट करूंगा, और ये ऐसे 2 असाइनमेंट नहीं होगी, वो 3 असाइनमेंट्स वैसे हैं, इनकी अलग मैं वेटेज वहाँ पे ना डिफाइन करूंगा। जाहिर है आपका फर्स्ट क्विज भी नहीं हो रहा, तो उसकी मार्क्स भी बीच में आएंगे, तो उन सारी चीज़ों को इसमें एडजस्ट करेंगे हम ना, इसको अलग से असाइन करूंगा मार्क्स। ओके सर, थैंक यू।
और बस सॉल्यूशन निकाल देना, बैक सब्स्टिट्यूशन से चेक ना करेना। नहीं बच्चे, सॉल्यूशन आप जब एल फाइंड कर लेते हो तो एल फाइंड करने के बाद उसको आगे सॉल्व तो करने हैं ना वो इक्वेशंस के लिए। एल वाई इज इक्वल टू बी करोगे और देन एल ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू वाई करोगे। उस सिस्टम को सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना। खाली एल मेरे ख्याल में आपने फाइंड किया, उससे आगे सॉल्व तो करना है ना सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। यानी एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई हैं। हाँ एक्स वाई जी की वैल्यूज आ गई हैं तो बस इनफ है, बस वो आप लोड ओके, कर दो वो थैंक सारा यू सर। सोल्यूशन जो है। बिल्कुल। अच्छा भाई, आप लोगों ने होपफुली इसको सॉल्व कर लिया होगा। अपलोड करने के लिए जो टाइम है ना, मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया आपको।
5 PM तक की मैंने इस पे टाइम लिमिट लगाई है, तो वो क्लास के बाद भी आप इसको अपलोड कर सकते हो। अभी के लिए ये है कि मैं जस्ट इसकी शॉर्ट सी, टाइम थोड़ा रह रहा है, इस जो हमने अभी तक किया है इसकी शॉर्ट सी एक समरीज आपको डिफाइन कर दूं और उसके बाद फिर अटेंडेंस करेंगे। आप इसको सिर्फ 5 to 7 मिनट्स के राउंड अबाउट थोड़ा सा इसको वाइंड अप करो और ज़रा जो समरी मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको पहले सुन लो। उसके बाद अटेंडेंस के दौरान आप लोग उसको अपलोड करते रहना उसको ना, और एक्स्ट्रा टाइम भी उसमें है, मैंने इसीलिए अपलोड करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रख दिया। हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का टारगेट था, तो उसके लिए हमने ट्रायंगुलराइजेशन मेथड किया कि ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में हमने 3 मेथड जो बेसिक मेथड थे उनको डिस्कस किया। एक फर्स्ट वन डॉल्टन्स मेथड, सेकंड वन क्राउड्स मेथड एंड थर्ड वन चेलेस्की मेथड। ये तीनों मेथड जो है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन ही, कि हम इन तीनों मेथड्स में एक ही फैक्टराइजेशन यूज़ कर रहे हैं। डॉल्टन्स मेथड में हमने जो एक ही फैक्टराइजेशन यूज़ की, और हमने एक ही फैक्टराइजेशन यूज़ की कि ए को हम लिख सकते हैं in the product of L and U, where L is unit lower triangular matrix and U is an upper triangular matrix. Then by considering this, इसको इस फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको सॉल्व किया कि भाई ये आप फैक्टराइजेशन एक ही यूज़ कर लो, और इस फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंगली सिस्टम जो है वो हमारे पास ux इज इक्वल टू वाई एंड एल वाई इज इक्वल टू बी बन जाएगा दो सिस्टम्स में। इसको गॉस एलिमिनेशन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। हम एल और यू की वैल्यू जो है वो कंपेयर करके फाइंड कर सकते हैं कि भाई एल और यू को मल्टीप्लाई करो और ए के साथ कंपेयर करो। आप एलिमेंट्स को कंपेयर करके वहाँ से उसके कोफिशिएंट जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं, वो जो एलिमेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स फाइंड करने के बाद हम इसकी हमने एग्जांपल की थी, एग्जांपल पे हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया। उसके बाद जो मेथड था वो क्राउड्स मेथड था कि भाई क्राउड्स मेथड भी क्या है कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड की एक टाइप है, जिसमें हम जो ए मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके दो फैक्टर्स यूज़ कर रहे हैं एल एंड यू, वेयर एल इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड यू इज यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए हम इस सिस्टम को सॉल्व किया कि हमारे पास ये सिस्टम जो ऑफ कोर्स देन एल यू एक्स इज इक्वल टू वाई एंड यू एक्स इज इक्वल टू वाई, इफ यू एक्स इज इक्वल टू वाई देन दिस सिस्टम बिकम्स एल वाई इज इक्वल टू बी, वेयर वाई इज अ कॉलम वेक्टर। इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हमने कहा कि इसको सॉल्व कर सकते हैं। एल जो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज जो है, सॉरी एल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसकी एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं। जो यू हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं हम एलिमेंट्स, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्राउड्स ने यहाँ पे एक स्कीम जो थी वो डिफाइन की हुई थी, हमने वो स्कीम जो थी उसको अंडरस्टैंड किया और उससे रिलेटेड जो थी डिस्कशन की कि भाई स्कीम क्या कह रही है कि हम जो सिस्टम है उस सिस्टम का आइगमेंटेड मैट्रिक्स डिफाइन करें, उस आइगमेंटेड मैट्रिक्स के पैरेलल एक डिराइव्ड मैट्रिक्स डिफाइन करें और उस डिराइव्ड मैट्रिक्स को हम सॉल्व करें। उसमें डिराइव्ड मैट्रिक्स में जो फर्स्ट हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा होगा, लास्ट कॉलम को छोड़ के जो हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है, उस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज से नीचे जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्रीज को एलिमेंट्स को नोट करेंगी, और जो डायगोनल से ऊपर उसमें एंट्रीज हैं वो अपर ट्रायंगुलर की एंट्रीज को डिनोट करेंगी, और जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम की एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास कॉलम वेक्टर जो वाई हमने डिनोट किया हुआ है उसकी एंट्रीज को वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो उसमें वो स्कीम किस तरह से है, उस स्कीम को हमने अंडरस्टैंड किया था कि भाई फर्स्ट एंट्री जो है फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा, फर्स्ट रो की जो रिमेनिंग एंट्रीज हैं उसके लिए आप जो फर्स्ट कॉलम की जो लीडिंग डायगोनल एंट्री है उससे आप डिवाइड करोगे, सेकंड कॉलम के लिए जो उस कॉलम और रो की जो एंट्रीज हैं उनकी प्रोडक्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से, देन सेकंड रो के लिए भाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से सब्ट्रैक्ट करेंगे उस कॉलम और रो की प्रोडक्ट को, और साथ में उसको डिवाइड कर देंगे डायगोनल एंट्री से, लीडिंग डायगोनल एंट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेकंड रो आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड कॉलम देन थर्ड रो, फोर्थ कॉलम देन फोर्थ रो, एंड अप टू सो ऑन। हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ कॉलम देन रोज हो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्राउड्स मेथड के लिए था।
क्राउड्स मेथड के बाद जो हमारे पास लास्ट पे सिस्टम आ जाएगा, उस लास्ट सिस्टम के लिए हमने कहा कि भाई ये चलस्की मेथड है। चलस्की मेथड के लिए हमने ये पर्टिकुलर केस डिफाइन कर दिया कि भाई चलस्की मेथड जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ये वहाँ पे एप्लीकेबल है, ये उसको सॉल्व कर सकता है। लेकिन इसमें भी हम कर यूज फैक्टर्स ही रहे हैं, ए के वेयर ए जो दो फैक्टर्स हैं, ए के L and L transpose are two factors of this symmetric matrix A. By using these factors, we can solve this system of linear equations as a factorization method parallel to factorization method. Factorization method के पैरेलल सिस्टम जो है वो हमारे पास L ट्रांसपोज X इज इक्वल टू Y बन जाएगा एंड L Y इज इक्वल टू B बन जाएगा। इस दोनों सिस्टम्स को हम सॉल्व कर लेंगे इसके अकॉर्डिंगली। तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड के जो तीनों मेथड्स थे वो हमने कर लिए, इनकी एग्जांपल हमने की, क्लास असाइनमेंट के तौर पे कुछ प्रैक्टिस जो थी वो कर ली थी हमने। नेक्स्ट इससे जो ऑनवर्ड है वो आइटरेटिव मेथड्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। अभी आज तक के ये जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है इससे रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो जी। किसी का कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड तो पूछ सकते हो आप। Any question? Okay, मैं अटेंडेंस करने लगा हूँ, बी अटेंटिव। ओके, उमैर इमरान अब्बासी। उमैर इमरान नहीं है। अहमद हसन इस्माइल। Yes, sir. Present. सऊद कामरान। Present, sir. South Kamran, present. फहद इमरान। फहद इमरान नहीं है। सर ओके प्रेजेंट फहद इमरान। ओके सर ओके 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 जी। मोहम्मद अहमद इजाज। प्रेजेंट सर। मोहम्मद तलहा जावेद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस बिन आमिर। प्रेजेंट सर। हारिस। नातिक अली सैयद। प्रेजेंट सर। फातिमा खान। प्रेजेंट सर। अली असद। प्रेजेंट सर। सलमान नजीर। सलमान नजीर एब्सेंट है। अवैस कमर। प्रेजेंट सर। ओके। गुजाला बीबी। प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद उजैर। प्रेजेंट सर। अनम मुजाहिद। प्रेजेंट सर। अम्मार जुनेद अब्बासी।
Present, sir. सैफुर रहमान, Present, sir. Safiur Rahman. सॉरी सफीउर रहमान है, सॉरी यार। ओके, ईशा आरिफ, ईशा आरिफ present है। ओके, अब्दुल राफे, Yes, sir. बिलावल अहमद, Present, sir. ओके, सलमान नज़ीर प्रेजेंट है। ओके ओके, नेक्स्ट जो है मोहम्मद आलियान, Present, sir. मोहम्मद साद जमील, पेरेंट सर। अब्दुल हन्नान, Present, sir. हिसान अली शाह, Present, sir. दानिश खान, Present, sir. एहसामुल हक, Present, sir. मरियम अली, Present, sir. हाशिर बिन शकील, Yes, sir. Present. सैयद बाबर तमीज, Present, sir. हामिद अयूब, हामिद अयूब, एब्सेंट है हामिद अयूब। ओके, हसन खालिद भट्ट, हसन खालिद, ये भी एब्सेंट है। फातिमा खालिद, Present, sir. हमजा अमजद, Present, sir. अब्दुल्ला शेख, Present, sir. सरमद, सरमद भी एब्सेंट है। ओके Present, sir. ओके ओके, सरमद प्रेजेंट है। मोहम्मद मुबीन, Yes, sir. मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. जैद वाजिद, Present, sir. रामिश आमिर, Present, sir. फैजान रियासत, प्रेजेंट सर। अंबर आरिफ। ओके, अंबर आरिफ प्रेजेंट है, ठीक है। Present, sir. Mic का issue है। ओके ओके, लारेब अर्जमंद, Present, sir. Present. ओके ओके, अब्दुल बासित, प्रेजेंट सर। एहसन अली, प्रेजेंट सर। मुआज बिन ताहिर, Present, sir. आयशा सिद्दीक, Present, सॉरी sir. आयशा सिद्दीक का है। ओके Present, sir. ओके ओके,
हसन जावेद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अहरार अहमद, प्रेजेंट सर। ओके। ये जो एब्सेंट हैं ये सुन लो भाई, इनमें हसन सर खालिद उमैर भट्ट, इमरान अब्बासी। वेट करो जरा, अगर नाम आएगा फिर देखते हैं। एब्सेंट जो है वो हसन खालिद भट्ट एब्सेंट है, and सर ये हामिद प्रेजेंट अयूब। था मीटिंग में अभी। हसन खालिद प्रेजेंट था सर हामिद अयूब एब्सेंट है, एंड ईशा आरिफ एब्सेंट है। प्रेजेंट हामिद। हामिद अयूब प्रेजेंट, ईशा आरिफ एब्सेंट है, एंड उमैर इमरान अब्बासी ये एब्सेंट है भाई। उमैर इमरान अब्बासी ओके प्रेजेंट है। उमैर इमरान अब्बासी ठीक हो गया। सर उमैर इमरान अब्बासी। ओके, ईशा आरिफ एब्सेंट है, ठीक है जी। जो असाइनमेंट है वो आप लोगों ने 5 PM तक मैंने टाइम उस पर एडजस्ट किया। आपने उसको अभी सॉल्व करके सारा जो सोल्यूशन है वो PDF स्कैन करके और अपलोड कर देना है उसका, ठीक है। और मैं फिर अगेन डिफाइन कर रहा हूँ आपको कि भाई इसके मार्क्स एडिट करूँगा मैं, प्रॉपर इसकी कैटेगरी उस पर डिफाइन करूँगा, ग्रेड उस पर, और इसके मार्क्स होंगे, इसलिए इसको थोड़ा सीरियसली लेना है। ओके जी। सर ये असाइनमेंट ग्रेडेड है सर, एक बार दोबारा बता दें। बता रहा हूँ बच्चे कि ये ग्रेडेड असाइनमेंट है, इसके मार्क्स जो हैं ये मैं प्रॉपर उसमें एडजस्ट करूँगा, क्योंकि आपके फर्स्ट क्विज भी नहीं है, वो भी मार्क्स और उसके अलावा भी मार्क्स हैं ये उसमें एडिट किए जाएंगे, तो इसके मैं प्रॉपर सर ये कैटेगरी एक तरह से क्विज ही हुआ फिर हमारा। ये प्रॉपर क्विज जितने मार्क्स इस पे नहीं रखूंगा, इससे आगे चल के भी असाइनमेंट में और लूंगा ना। क्लास असाइनमेंट यही नहीं है, आगे वाली क्लासेस में भी क्लास असाइनमेंट के तौर पे आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया करूंगा, क्योंकि उसमें 2 क्लासेस में हमारे पास टाइम इनफ होता है, और उसमें हम इजीली चीज़ें अपनी टॉपिक कवर करने के बाद हमारे पास टाइम बचता है, तो उसमें ये क्लास असाइनमेंट के तौर पे आपको वर्क मिलेगा, वो आपने साथ साथ सॉल्व करके और अपलोड करना है। ये नहीं है कि ये आज की क्लास है इससे आगे भी ये क्लास असाइनमेंट के लिए मिला करेगा। इससे एक तो ये है कि वो स्टूडेंट जो क्लास को थोड़ा नॉन सीरियस ले रहे हैं, अटेंडेंस के टाइम पे आ जाते हैं या बाकी उसमें, ये थोड़े सीरियस होंगे। तो इसकी जो इससे नेक्स्ट क्लासेस में मैं पूरा सा टाइम दिया करूँगा आप लोगों को अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा तो, क्योंकि इसमें तो ये भी है, हो सकता है स्टूडेंट बाद में भी सॉल्व करके इसको अपलोड कर दें, तो उसमें मैं प्रॉपर पूरा टाइम दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, और इसके मार्क्स होंगे। ये ग्रेडेड असाइनमेंट आप इसको एज ए कंसिडर करो, उसमें वेटेज इसकी मैं बाद में डिफाइन करूँगा। सर स्लाइड्स अपलोड कर दे, आपने लास्ट टाइम नहीं की थी। मैं आज ही कर देता हूँ, स्लाइड्स अपलोड कर देता हूँ, आज ही कर देता हूँ। और किसी की कोई क्वेरी हो भाई तो पूछ सकते हो। एक्सक्यूज मी सर। अल्लाह हाफिज। जी जी सर कुछ नहीं, वही पूछना था कि अगर कर लिया तो लीव कर दें। जी बिल्कुल, लीव कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।